हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और भूगोल विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को मैंने करवाए थे वो सब देखिए भारत के भूगोल से संबंधित, भौतिक भूगोल से संबंधित, फिर उसके बाद मैंने आप लोग को मानव भूगोल से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया, फिर आर्थिक भूगोल से कराया। आज की क्लास में हम लोग देखिए भौगोलिक सिद्धांतों से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ भूगोलवेत्ताओं के बारे में जो विचार दिए गए हैं उनके बारे में, यानी इन सारी चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ आप लोग की है कि भूगोल की देखिए मैंने आप लोगों के लिए जो है लगभग 24 क्लासेस करवा दी हैं। ये देखिए भूगोल की 25वीं क्लास है और इसके बाद एक आध दो क्लास और भी हम लोग भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए करेंगे। उसके बाद मेरे तरफ से आप लोगों का जो भूगोल का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए और भी जो आप लोग को प्रैक्टिस बुक मिल रही है उनसे भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और देखिए इस समय जैसे कि देखिए ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, आप लोग ठंड में अपना ख्याल रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करिए और इस जो समय का उपयोग करिए, जिसके बाद क्या होगा कि आपका एग्जाम होने वाला है जनवरी महीने में। तो इस समय देखिए लगभग 1 डेढ़ महीने तक जो है आपके पढ़ाई के लिए अच्छा समय है। बस अपने आप का देखिए ठंड में थोड़ा ख्याल रखिए, थोड़ा बचाव रखिए। उसके बाद ये मौसम जो है पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो भौतिक भूगोल के बाद जो बाकी के और कुछ बचे हुए प्रश्न हैं जो हम लोग को आज की क्लास में करना है उसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। देखिए हम लोग को भौतिक भूगोल से संबंधित ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भौगोलिक संकल्पनाओं से संबंधित है, भूगोल के विकास से संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण कथन है, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे देखिए भूगोल के विकास से, विषय क्षेत्र से, संकल्पनाओं से, सिद्धांतों से, महत्वपूर्ण कथनों से, महत्वपूर्ण पुस्तकों से और भौगोलिक चिंतन से, यानी इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो है हम लोग को प्रैक्टिस करने हैं प्रश्न। इन प्रश्नों की संख्या देखिए 60 होगी और इन 60 प्रश्नों को हम लोग 2 क्लासेस में 30-30 प्रश्न करके प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और शुरुआत के जो 30 प्रश्न हैं उनकी जो है प्रैक्टिस करते हैं बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ, जैसे पहले की क्लासेस में हम लोग करते हुए चले आ रहे हैं, ठीक। तो देखिए आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है उसका देखिए क्या पूछा जा रहा है, उसमें भूगोल का मुख्य विषय क्या है, यानी भूगोल सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसका मेन सब्जेक्ट क्या होता है। तो पहला देखिए राजनीतिक प्रणालियाँ, दूसरा दिया है लोग और पर्यावरण के बीच स्थानिक संबंध, तीसरा दिया है केवल मानचित्र और नक्शा निर्माण और चौथा दिया है प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन। तो भूगोल का जो मुख्य विषय होता है देखिए राजनीतिक प्रणालियाँ नहीं, केवल मानचित्र और नक्शा निर्माण नहीं, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन नहीं, बल्कि क्या होता है लोग और पर्यावरण के बीच स्थानिक संबंध जो होते हैं उन्हीं का अध्ययन करना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र क्या है बी। देखिए आंसर क्या है बी है। व्याख्या क्या होगा कि भूगोल का प्रमुख उद्देश्य जो है भूमि, जल, वायु और मानव समाज के बीच के जो स्थानिक संबंध होते हैं उसी का अध्ययन करना होता है, अर्थात इसमें मानव तथा प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों का विश्लेषण के साथ अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि मानव भूगोल किसे अध्ययन करता है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो पहला देखिए दिया है केवल मृदा प्रकार, दूसरा दिया है मानव गतिविधियां, बस्तियां, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, तीसरा दिया केवल पर्वत निर्माण और चौथा दिया केवल जलवायु पैटर्न। तो मानव भूगोल देखिए केवल जलवायु पैटर्न नहीं, केवल पर्वत निर्माण नहीं, केवल मृदा प्रकार नहीं, बल्कि मानव गतिविधियां, बस्तियां, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, इन सारी चीजों का अध्ययन जो है मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र क्या है बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि मानव भूगोल जो है मानव क्रियाओं अर्थात जनसंख्या, संस्कृति, आर्थिक क्रिया, शहर, ग्रामीण बस्तियों इत्यादि के स्थानिक पैटर्न और प्रभावों का अध्ययन करता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, भौतिक भूगोल में कौन सा विषय शामिल नहीं होता है, यानी जो भौतिक भूगोल का हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसमें कौन सा विषय शामिल नहीं होता है, ठीक। तो पहला देखिए दिया स्थलाकृति, दूसरा दिया जलवायु विज्ञान, तीसरा दिया औद्योगिक आर्थिक गतिविधियां और तीसरा दिया जल विज्ञान। तो देखिए भौतिक भूगोल में जो विषय शामिल नहीं होता है, देखिए जल विज्ञान शामिल होता है, जलवायु विज्ञान भी होता है, स्थलाकृति
औद्योगिक आर्थिक गतिविधियां जो है भौतिक भूगोल में नहीं बल्कि आर्थिक भूगोल में शामिल होती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि भौतिक भूगोल में भूमि, जल, वायु और जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। औद्योगिक आर्थिक गतिविधियां सामान्यतः आर्थिक मानव भूगोल का भाग होती है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि क्षेत्रीय भूगोल का उद्देश्य क्या है, यानी जो रीजनल ज्योग्राफी होती है उसका क्या उद्देश्य होता है। पहला देखिए दिया, किसी क्षेत्र की विशिष्टता में अध्ययन और भौतिक मानव विशेषताओं का समेकन, सांस्कृतिक भेदों की उपेक्षा, सभी क्षेत्रों का एक रूपकरण, और चौथा दिया है केवल राजनीतिक सीमाएं। तो क्षेत्रीय भूगोल का देखिए उद्देश्य क्या होता है, केवल राजनीतिक सीमाएं नहीं, सभी क्षेत्रों का एक रूपकरण नहीं, सांस्कृतिक भेदों की उपेक्षा नहीं, बल्कि क्या होता है किसी क्षेत्र की विशिष्टता में अध्ययन और भौतिक मानव विशेषताओं का समेकन। ठीक है, तो ये किस में अध्ययन किया जाता है, क्षेत्रीय भूगोल। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि क्षेत्रीय भूगोल जो है किसी विशेष क्षेत्र की समग्र समझ देता है, उसकी भौतिक संरचना, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और निकट संबंधों को एकीकृत करके विशिष्टता दर्शाना इसका लक्ष्य होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, अनुप्रयुक्त भूगोल का मुख्य लक्ष्य क्या है, यानी अप्लाइड ज्योग्राफी का लक्ष्य क्या होता है। तो पहला देखिए दिया केवल सैद्धांतिक चर्चा, दूसरा दिया है भौगोलिक ज्ञान से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान, तीसरा दिया केवल मानचित्र पढ़ाना, चौथा दिया केवल प्राचीन मानचित्रों का अध्ययन। तो अनुप्रयुक्त भूगोल का मुख्य लक्ष्य देखिए क्या होता है, केवल सैद्धांतिक चर्चा नहीं, केवल मानचित्र पढ़ाना नहीं, केवल प्राचीन मानचित्रों का अध्ययन नहीं, बल्कि भौगोलिक ज्ञान से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अनुप्रयुक्त भूगोल का उद्देश्य जो है भूगोल के सिद्धांतों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं जैसे शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन के समाधान में लागू करना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि मानचित्र कला का मुख्य रूप से चर्चा करती है, यानी जो मानचित्र कला होती है वो किस चीज की चर्चा करती है, जिसको अंग्रेजी में कार्टोग्राफी भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए पहला दिया जलवायु मॉडलिंग, दूसरा दिया मानचित्र निर्माण और व्याख्या, तीसरा दिया है जनगणना और चौथा दिया मृदा उर्वरता। तो मानचित्र कला जो मुख्य रूप से जिस चीज का अध्ययन करती है देखिए वो मृदा उर्वरता नहीं है, जनगणना नहीं है, जलवायु मॉडलिंग नहीं है, बल्कि क्या है मानचित्र निर्माण और व्याख्या। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी, यहाँ पर सी हो गया है गलती से टाइप। तो व्याख्या क्या होगा कि कार्टोग्राफी मानचित्र बनाने, उनके सांकेतिक की, उसके अलावा प्रोजेक्शन, व्याख्या का विज्ञान है, कला है, जो भूगोल का एक आवश्यक उपकरण माना है, यानी ये भूगोल के अंतर्गत आता है और भूगोल का एक महत्वपूर्ण भाग है। देखिए अगला प्रश्न है पर्यावरण भूगोल किसे जोड़ता है। तो पहला देखिए दिया है केवल राजनीति और अर्थशास्त्र, भौतिक प्रक्रियाएं और मानव प्रभाव, केवल सांस्कृतिक परंपराएं, खगोल शास्त्र और समुद्री जीव विज्ञान। तो पर्यावरण भूगोल देखिए जो भी केवल लिखा गया वो बिल्कुल नहीं होगा, खगोल शास्त्र और समुद्री जीव विज्ञान भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा भौतिक प्रक्रियाएं और मानव प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि पर्यावरण भूगोल जो है वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे भूआकृति, जलवायु और मानव क्रियाओं के पर्यावरण पर प्रभाव का समेकित अध्ययन है, इसलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आर्थिक भूगोल अध्ययन करता है, यानी आर्थिक भूगोल जिस चीज का अध्ययन करता है वो क्या है। तो पहला दिया आर्थिक गतिविधियों का स्थानिक वितरण, दूसरा दिया है केवल प्राकृतिक दृश्यों, मौसम विज्ञान उपकरण और चौथा दिया उपग्रह अभियांत्रिकी। तो आर्थिक भूगोल देखिए उपग्रह अभियांत्रिकी नहीं, मौसम विज्ञान उपकरण नहीं, केवल प्राकृतिक दृश्य नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों का स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए
आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि आर्थिक भूगोल जो है वाणिज्य, उद्योग, कृषि और संसाधन उपयोग के स्थानिक पैटर्न और उनके कारणों का अध्ययन करता है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, राजनीतिक भूगोल अध्ययन करता है। यानी राजनीतिक भूगोल जिस चीज का अध्ययन करता है वो देखिए क्या है, राजनीतिक शक्ति का वितरण और क्षेत्रवाद, मृदा रसायन, केवल प्लेट टेक्टोनिक्स, वनस्पति वर्गीकरण। तो राजनीतिक भूगोल देखिए किस चीज का अध्ययन करता है, वनस्पति वर्गीकरण नहीं, केवल प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं, मृदा रसायन नहीं, बल्कि किस चीज का करता है, राजनीतिक शक्ति का वितरण और क्षेत्रवाद का अध्ययन करता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या है कि राजनीतिक भूगोल राज्य सीमाएं, राष्ट्र राज्य का उद्भव, भू राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध और शक्ति के स्थानिक पहलुओं का विश्लेषण करता है। ठीक। ऐतिहासिक भूगोल का केंद्र क्या है, यानी ऐतिहासिक भूगोल किस चीज के ऊपर केंद्रित होता है। पहला देखिए दिया समय के साथ परिदृश्य और मानव पैटर्न में परिवर्तन, दूसरा दिया केवल प्रोजेक्शन और मानचित्र पैमाना, तीसरा दिया है वर्तमान मौसम का पूर्वानुमान और चौथा दिया है चट्टानों की रासायनिक संरचना। तो ऐतिहासिक भूगोल देखिए चट्टानों की रासायनिक संरचना का अध्ययन नहीं करता है, वर्तमान मौसम का पूर्वानुमान नहीं करता है, केवल प्रोजेक्शन और मानचित्र पैमाना का अध्ययन नहीं करता, बल्कि क्या करता है, समय के साथ परिदृश्य और मानव पैटर्न में परिवर्तन का अध्ययन करता है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि ऐतिहासिक भूगोल का उद्देश्य अतीत में भूमि उपयोग, बस्तियों, आर्थिक और सांस्कृतिक पैटर्न में आए परिवर्तन और उनके कारणों का अध्ययन करना है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने विकसित किया था। यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा, वो किसके द्वारा लाया गया था। तो पहला देखिए दिया अल्फ्रेड वेगनर, दूसरा दिया आइजैक न्यूटन, तीसरा दिया ग्रेगर मेंडल और चौथा दिया चार्ल्स डार्विन। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत देखिए चार्ल्स डार्विन नहीं, ग्रेगर मेंडल नहीं, आइजैक न्यूटन नहीं, बल्कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि अल्फ्रेड वेगनर ने प्रारंभिक रूप से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की कल्पना दी, बाद में देखिए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत विकसित हुआ जो पृथ्वी की बाहरी परत को प्लेटों में बांटता है और उनकी गति और परस्पर क्रियाओं से भूपटल परिवर्तन को समझता है। आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स देखिए व्यवहारिक विकास में कई वैज्ञानिकों का योगदान है, पर वेगनर की जो भूमिका है वो प्रमुख मानी जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि केंद्र स्थल सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। पहला देखिए दिया है वाल्टर क्रिस्टलर, दूसरा दिया जॉन स्नो, तीसरा दिया हेल्फोर्ड मैकेंडर और चौथा दिया है टोरस्टेन हैगरस्ट्रैंड। तो केंद्र स्थल का सिद्धांत देखिए टोरस्टेन हैगरस्ट्रैंड के द्वारा नहीं, हेल्फोर्ड मैकेंडर के द्वारा नहीं, जॉन स्नो के द्वारा नहीं, बल्कि वाल्टर क्रिस्टलर के द्वारा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि क्रिस्टलर ने केंद्र स्थल सिद्धांत को प्रस्तुत किया जो सेवाओं के वितरण और शहरों के विन्यास को न्यूनतम दूरी, बाजार क्षेत्र और क्रमिक केंद्रों के सिद्धांत से समझता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि जनसंख्या संक्रमण मॉडल किससे संबंधित है। तो पहला देखिए दिया है विकास के साथ जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तन, दूसरा दिया है प्लेट गति, तीसरा दिया है नदी अपर्दन और चौथा दिया मृदा निर्माण। तो जनसंख्या संक्रमण मॉडल देखिए मृदा निर्माण नहीं, नदी अपर्दन नहीं, प्लेट गति नहीं, बल्कि विकास के साथ जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तन से संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि यह मॉडल बताता है कि कैसे एक समाज की मृत्यु दर घटने और बाद में जन्म दर घटने से जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरण होते हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन इसके प्रेरक कारक है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है भूगोल में ग्रेविटी मॉडल किस बात का अनुमान लगाता है। तो पहला देखिए दिया है दो स्थानों के बीच जनसंख्या और दूरी के आधार पर संपर्क और प्रवाह,
पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वार्षिक वर्षा, पर्वत की ऊंचाई। तो भूगोल में जो ग्रेविटी मॉडल है वो देखिए किस चीज का अध्ययन करता है, पर्वत की ऊंचाई का नहीं, वार्षिक वर्षा का नहीं, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नहीं, बल्कि किस चीज का करता है, दो स्थानों के बीच जनसंख्या और दूरी के आधार पर संपर्क और प्रवाह का। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि ग्रेविटी मॉडल कहता है कि दो स्थानों के बीच संपर्क उनकी जनसंख्या के गुणनफल से सीधे और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए बड़े और निकट स्थानों के बीच जो आर्थिक आवागमन संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, पर्यावरण नियततावाद का मूल विचार क्या है। तो पहला देखिए दिया है कि पर्यावरण मानव संस्कृति और व्यवहार को निर्धारित करता है। दूसरा दिया है केवल मानव इच्छा पर्यावरण नियंत्रित करती है। तीसरा दिया है राजनीति जलवायु बनाती है। और चौथा दिया है प्रौद्योगिकी पर्यावरण को अनदेखा करती है। तो पर्यावरण नियततावाद का जो मूल विचार है वो देखिए क्या है, प्रौद्योगिकी पर्यावरण को जो है अनदेखा करती, गलत। राजनीति जलवायु बनाती है, केवल मानव इच्छा पर्यावरण नियंत्रित करती है, भी गलत। बल्कि क्या होगा कि पर्यावरण मानव संस्कृति और व्यवहार को निर्धारित करता है। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। ठीक, देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि पर्यावरण नियततावाद का तर्क है कि भौतिक पर्यावरण जैसे जलवायु, भूमि, मानव समाज के विकास तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को निर्णायक रूप से प्रभावित और निर्धारित करते हैं। हालांकि यह दृष्टिकोण देखिए आज सीमित माना जाता है, फिर भी इसकी जो है मान्यता है और आलोचना भी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, संभाव्यवाद किसमें विश्वास करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है पर्यावरण सीमाएं रखता है पर मानव विकल्प चुनता है। दूसरा दिया है केवल पर्यावरण सब कुछ निर्धारित करता है। तीसरा दिया है स्थान का मानव पर कोई प्रभाव नहीं। और चौथा दिया मानचित्र गैर प्रासंगिक है। तो देखिए संभाव्यवाद जिसमें विश्वास करता है ये बिल्कुल नहीं होगा। स्थान का मानव पर कोई प्रभाव नहीं, गलत। केवल जो दिया गया है ये भी गलत। बल्कि क्या होगा, पर्यावरण सीमाएं रखता है पर मानव विकल्प चुनता है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही ऑप्शन क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि संभाव्यवाद का विचार कहता है कि पर्यावरण सीमाएं प्रदान करता है पर मानव जो है सांस्कृतिक विकास और तकनीकी के माध्यम से उन सीमाओं के भीतर विकल्प चुनकर परिस्थितियां बदल सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कोर पेरिफेरी मॉडल किससे जुड़ा हुआ है। तो पहला देखिए दिया है विकसित केंद्र और पिछड़ी उपकेंद्र के बीच स्थानिक असमानता, केवल प्लेट सीमाएं, नदी बेसिन वर्गीकरण, मृदा बनावट विश्लेषण। तो कोर पेरिफेरी मॉडल जो जुड़ा हुआ है देखिए मृदा बनावट विश्लेषण से नहीं, नदी बेसिन वर्गीकरण नहीं, केवल प्लेट सीमाएं नहीं, बल्कि विकसित केंद्र और पिछड़ी उपकेंद्र के बीच स्थानिक असमानता से। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि कोर पेरिफेरी मॉडल जो है वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है। कोर क्षेत्र जो है वो प्रौद्योगिकी और पूंजी का केंद्र होते हैं, जबकि पेरिफेरी जो है कम विकसित और संसाधन आपूर्ति करने वाले होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया, रैंक साइज नियम किस क्षेत्र में प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है शहरी पदानुक्रम और नगर आकार वितरण। दूसरा दिया मृदा क्षितिज। तीसरा दिया है समुद्री लवणता। और चौथा दिया पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो रैंक साइज नियम देखिए जिस क्षेत्र में प्रयोग होता है वो देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नहीं, समुद्री लवणता नहीं, मृदा क्षितिज नहीं, बल्कि शहरी पदानुक्रम और नगर आकार वितरण। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि रैंक साइज नियम कहता है कि किसी देश में 90वें स्थान का जो शहर है वो आकार यानी जनसंख्या पहले शहर के आकार का 1/n होता है। यह शहरी अनुक्रम और वितरण का सामान्य पैटर्न दर्शाता है यदि नियम लागू हो तब। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए है कि वॉन थुनिन जो मॉडल है वो किसका विश्लेषण करता है। तो पहला देखिए दिया गया है बाजार केंद्र के चारों ओर कृषि भूमि उपयोग। दूसरा दिया प्लेटों के टकराव क्षेत्र।
तीसरा दिया है पवन अपर्दन प्रक्रियाएं और चौथा दिया भाषा का प्रसार। तो वॉन थुनेन मॉडल जो है, देखिए भाषा के प्रसार का नहीं समर्थन विश्लेषण करता है, पवन अपर्दन प्रक्रियाओं का नहीं, प्लेटों के टकराव क्षेत्र का नहीं, बल्कि बाजार केंद्र के चारों ओर कृषि भूमि उपयोग का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि वॉन थुनन ने वैकल्पिक कृषि उपयोगों का विश्लेषण किया कि कैसे परिवहन लागत और बाजार दूरी के आधार पर किस प्रकार की फसलों का उत्पादन बाजार के आसपास या दूर में होता है। यह एक आदर्श सर्कुलर मॉडल कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, समय स्थान संपीड़न का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है, प्रौद्योगिकी स्थानों के बीच प्रभावी दूरी या समय घटाती है। दूसरा दिया है पृथ्वी सघन हो रही है। तीसरा दिया है पर्वत ऊंचे हो रहे हैं और चौथा दिया है मानचित्र छोटे हो रहे हैं। तो देखिए समय स्थान संपीड़न का अर्थ क्या है, मानचित्र छोटे हो रहे हैं, पर्वत ऊंचे हो रहे हैं, पृथ्वी सघन हो रही है, तीनों बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, प्रौद्योगिकी स्थानों के बीच प्रभावी दूरी और समय को घटाती है। यानी इस क्वेश्चन का भी आपका देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि समय स्थान संपीड़न उस प्रक्रिया को कहता है जिसमें परिवहन और संचार तकनीक के विकास से स्थानिक दूरी का महत्व घटता है। यानी लोग जानकारी तेजी से दूर तक पहुंचाते हैं, इसलिए दुनिया छोटी महसूस होती है। ठीक, जानकारी आसानी से पहुंच जाती है, इसलिए पूरी दुनिया लोगों को लगता है कि एक गांव जैसी है। भूगोल विज्ञान की जननी है, यह कथन किसने कहा था, यानी किस के द्वारा कहा गया है कि भूगोल विज्ञान की जननी है। तो पहला देखिए दिया स्ट्रैबो, दूसरा दिया अरस्तु, तीसरा दिया एराटोस्थेनेज और चौथा दिया टॉलमी। तो यह सेंटेंस जो कहा गया है वो देखिए स्ट्रैबो के द्वारा नहीं, अरस्तु के द्वारा नहीं, टॉलमी के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा कहा गया है, एराटोस्थेनेज के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि एराटोस्थेनेज को प्राचीन भूगोल और पृथ्वी के परिधि के मापन में योगदान के लिए जाना जाता है। पारंपरिक रूप से उन्हीं को जो है भूगोल का महत्वपूर्ण प्रारंभिक चिंतक माना जाता है और कुछ स्रोतों में वे विज्ञान की जननी जैसे गौरवपूर्ण वाक्यों से भी जुड़े हुए बताए जाते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूगोल पृथ्वी का मनुष्य के घर के रूप में अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी। देखिए पहला ऑप्शन देखिए कार्ल रिटर, दूसरा दिया हेटनर, तीसरा दिया विडाल डेला ब्लास और चौथा दिया हार्टसॉन। तो पृथ्वी जो है भूगोल यानी पृथ्वी का मनुष्य के घर के रूप में अध्ययन है, ये परिभाषा देखिए कार्ल रिटर ने नहीं, हेटनर ने नहीं, विडाल डेला ब्लास ने नहीं, बल्कि हार्टसॉन के द्वारा दिया गया था। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि भूगोल पृथ्वी का मनुष्य के घर के रूप में अध्ययन है। यह परिभाषा देखिए प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसॉन ने दी थी। यह परिभाषा उनकी देखिए 1939 में प्रकाशित प्रभावशाली पुस्तक द नेचर ऑफ जियोग्राफी में प्रस्तुत की गई थी, जिसने देखिए भूगोल के क्षेत्रवाद के अध्ययन पर जोर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि वातावरण मंच है, संस्कृति पटकथा है, जैसा वैचारिक मत किस सिद्धांत के निकट है। यानी वातावरण जो है एक मंच है और संस्कृति क्या है, एक पटकथा है। तो इस तरह का जो वैचारिक मंत्र जो है यानी मत है किस सिद्धांत के निकट है। तो पहला देखिए दिया संभववाद, दूसरा दिया पर्यावरण नियततावाद, तीसरा दिया प्लेट टेक्टोनिक्स और चौथा दिया केंद्र स्थल सिद्धांत। तो इस तरह की जो बात है वो देखिए किससे संबंधित है, स्थल सिद्धांत नहीं, प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं, पर्यावरण नियततावाद नहीं, बल्कि संभववाद के निकट है। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी सही उत्तर क्या है, ए। ठीक, देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या है कि यह विचार जो है संभववाद के निकट है, जहां पर पर्यावरण मंच प्रदान करता है, पर संस्कृति यानी मानव उसकी रूपरेखा और क्रियान्वयन को तय करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि किस भूगोलवेत्ता ने क्षेत्र को परस्पर जुड़े प्रक्रियाओं की प्रणाली के रूप में बल दिया। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है फ्रेड के सिफर, दूसरा दिया रिचर्ड हार्टसॉन, तीसरा दिया विडाल डेला ब्लास और चौथा दिया टोरस्टेन हैगर स्ट्रैंड।
यानी जिस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि क्षेत्र जो है परस्पर जुड़े प्रक्रियाओं की प्रणाली है, वो देखिए टॉरस्टेन हैगरस्टर्न नहीं, विडाल डेला ब्लास नहीं, फ्रेड के सिफर नहीं, बल्कि रिचर्ड हार्टसॉन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन्होंने इस पर बल दिया था और यही जिसके लिए जाने जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। व्याख्या क्या होगा कि हार्टसॉन ने क्षेत्र को समेकित इकाई के रूप में देखा और क्षेत्रीय विश्लेषण तथा कार्य प्रणाली पर जोर दिया। उनका जो कार्य है भूगोल के क्षेत्रीय दृष्टिकोण को मजबूत करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इतिहास के बिना भूगोल एक शरीर है जिसमें आत्मा नहीं है, यह किसका विचार हो सकता है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है ऐतिहासिक भूगोलवेत्ताओं के दृष्टिकोण से, दूसरा दिया केवल मानचित्रकारों के दृष्टिकोण से, तीसरा दिया मौसम वैज्ञानिकों के और चौथा दिया केवल अर्थशास्त्रियों के। तो इस तरह का विचार जो है केवल अर्थशास्त्रियों नहीं, मौसम वैज्ञानिकों नहीं, केवल मानचित्रकारों नहीं, बल्कि ऐतिहासिक भूगोल का जो वेत्ता है उन्हीं के दृष्टिकोण से। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि यह वाक्य जो है ऐतिहासिक भूगोल की भावना को दर्शाता है। ऐतिहासिक भूगोल के वक्ता जो है मानते हैं कि भूगोल को समझने के लिए ऐतिहासिक परिवर्तनों का अध्ययन करना आवश्यक है। यह विचार रोमन विचारक सिसरो के दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है, जिन्होंने इतिहास को ज्ञान की आत्मा माना है और भूगोल और इतिहास को एक दूसरे का पूरक बताया। यानी इससे रिलेटेड जो है सिसरो है और यह अध्ययन जो है इतिहासकारों के द्वारा, भौगोलिक इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, यह सामान्य परिभाषा किस प्रकार के भूगोल को दर्शाती है? यानी भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, यह सामान्य परिभाषा देखिए वर्णनात्मक भूगोल, विश्लेषणात्मक भूगोल, मात्रात्मक भूगोल या समालोचनात्मक भूगोल को दर्शाती है। तो इस तरह की जो परिभाषा है ये देखिए समालोचनात्मक भूगोल नहीं, मात्रात्मक भूगोल नहीं, विश्लेषणात्मक भूगोल नहीं, बल्कि किसको दर्शाती है, वर्णनात्मक भूगोल। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि यह परिभाषा जो है पारंपरिक वर्णनात्मक भूगोल को दर्शाती है, जहां भूगोल की भूमिका जो है पृथ्वी और स्थानों के वर्णन करने को माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कौन सा विचार हम्बोल्ट से जुड़ा माना जाता है? यानी वह विचार जो हम्बोल्ट से जुड़ा माना जाता है कौन सा है? तो पहला देखिए दिया प्रकृति को एक अंतर संबंध समष्टि और अनुभवजन्य अवलोकन का महत्व, दूसरा दिया केवल राजनीतिक सीमाएं महत्वपूर्ण है, तीसरा दिया मानचित्र अनुपयोगी है और चौथा दिया प्लेट टेक्टोनिक्स उन्होंने आविष्कृत किया। ठीक है, तो वह विचार जो हम्बोल्ट से जुड़ा माना जाता है वो देखिए क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स उन्होंने आविष्कृत किया नहीं, मानचित्र अनुपयोगी है ये भी नहीं, केवल राजनीतिक सीमाएं महत्वपूर्ण है ये भी नहीं, बल्कि क्या होगा कि प्रकृति को एक अंतर संबंध समष्टि और अनुभवजन्य अवलोकन का महत्व, यानी इस चीज को इन्होंने दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि हम्बोल्ट ने प्राकृतिक जगत के बीच अंतर संबंध और वैज्ञानिक अवलोकन पर जोर दिया। उनका जो दृष्टिकोण है वो भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाओं के समेकित अवलोकन का माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिख दिया है, भू राजनैतिक शब्द का आधुनिक उपयोग किसके साथ जुड़ा है? यानी भू राजनीतिक जो शब्द था उसका मुख्य रूप से आधुनिक रूप से उपयोग जो है जिसके साथ जुड़ा है वो देखिए कौन है? तो पहला दिया है रुडोल्फ कैटजेन, दूसरा दिया एराटोस्थेनीज, तीसरा दिया कार्ल सायर और चौथा दिया स्ट्रैबो। तो भू राजनीतिक शब्द का जो आधुनिक उपयोग है वो देखिए जिसके साथ जुड़ा है वो स्ट्रैबो नहीं है, कार्ल सायर नहीं है, एराटोस्थेनीज नहीं है, बल्कि कौन है, रुडोल्फ कैजलिन। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि भू राजनीतिक शब्द का जो आधुनिक उपयोग है वह मुख्य रूप से स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक रुडोल्फ कैजलिन के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने 1899 के आसपास यह शब्द गढ़ा था और इसे अपनी 1916 में प्रकाशित पुस्तक द स्टेट एज ए लिविंग फॉर्म में विस्तृत किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आप कहाँ रहते हैं, यह इस बात को प्रभावित करता है कि आप कैसे रहते हैं, किस सैद्धांतिक समझ से मेल खाता है।
ठीक है, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, इस बात को प्रभावित करता है कि आप कैसे रहते हैं। इस तरह का जो सिद्धांत है वो देखिए, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, शुद्ध खगोल शास्त्र, केवल आनुवांशिकी या केवल प्लेट टेक्टोनिक, यानी इस किस बात को प्रभावित करता है। तो देखिए केवल जहां लगा है बिल्कुल नहीं होगा, केवल नहीं, शुद्ध खगोल शास्त्र नहीं बल्कि मानव पर्यावरण अंतर संबंध को समझाता है, दर्शाता है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि यह वाक्य जो है मानव पर्यावरण अंतर संबंध के सिद्धांत से सीधे जुड़ा हुआ है। पर्यावरण और स्थान जीवन शैली, अर्थव्यवस्था, संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मैन एंड नेचर 1864 किसने लिखा था। यानी ये क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाकी की जो क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखिए पहला दिया है जॉर्ज पार्किंस मार्श, दूसरा दिया रिचर्ड हॉथरसोन, तीसरा दिया कार्ल ओ सायर और चौथा दिया हेल्फोर्ड मैकेंडर। तो मैन एंड नेचर जो 1864 नामक रचना थी, ये देखिए हेल्फोर्ड मैकेंडर नहीं, कार्ल ओ सायर नहीं, रिचर्ड हॉथरसोन नहीं, बल्कि जॉर्ज पार्किंस मार्श ने लिखी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। ठीक, देखिए इसका आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि जॉर्ज पार्किंस मार्श ने मैन एंड नेचर 1864 लिखा, जिसमें उन्होंने पर्यावरणीय विनाश और मानवीय क्रियाओं के प्रभाव पर चेतावनी दी। यह आधुनिक पर्यावरणवाद का आरंभिक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने इस तरीके से 30 प्रश्नों का बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ जो है प्रैक्टिस किया, अध्ययन किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन या उसके किसी भी ऑप्शन में, आंसर में कोई त्रुटि है या किसी भी प्रकार का आपको डाउट नजर आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को देखूंगा, अगर उसमें मेरे द्वारा कोई जो है त्रुटि हुई है तो मैं उसको जरूर संशोधित करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।